गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। जैसा कि साथियों पता है कि हम लोग संस्कृत का अभी आपका सब्जेक्ट ले रहे हैं। कौन सा? संस्कृत का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है टॉपिक साथियों, और यह सब्जेक्ट बहुत ही जो आपकी एमपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल साथियों हम लेट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बार बता दूं, आपकी एग्ज़ाम साथियों एमपी टेट वाले स्टूडेंट के लिए सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होना है। कब साथियों? सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होना है। 2-3 मंथ हमारे पास बचे हैं। पूरा सिलेबस हम कवर अप करेंगे, और हमारे पुराने जो क्लासेस है उसके भी आप समाधान स्टडी में जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों चलेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इसके बाद हम साथियों जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको लेसन मतलब पार्ट समझाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए चैनल में। और जो नए स्टूडेंट है तो साथियों जुड़ते हैं नए स्टूडेंट हमारे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट जैसे अपडेट हम लोग डालते हैं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का यह लेसन स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, जो 24वां क्वेश्चन हमने करके छोड़ दिया था, 25वें क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग। तो चलिए 25वां क्वेश्चन हम करेंगे। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उसे संयुक्त हो जाता है तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? आगमन वर्ण, आदेश वर्ण, उपधा वर्ण या संयोजक। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बता दूं, आगमन वर्ण। कौन सा? आगमन वर्ण कहलाता है। तो देखिए कुछ मैं आपको इसका नोट में डिटेल पूर्वक भी बताऊंगा। आपको पहले ही कहा था हमने, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उसे संयुक्त हो जाता है तब वह आगमन मित्र दानंग कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह कहलाता है, मतलब अपनी शत्रु मतलब अपना दुश्मन के समान आकर बैठ जाता है तो वह क्या कहलाता है? आदेश वर्ण, आगमन वर्ण, उपधा वर्ण, उपचारण। तो क्या कहलाएगा? मैं आपको बता दूं, यह कहलाएगा आदेश वर्ण। कौन सा कहलाएगा? आदेश वर्ण कहलाएगा। तो डिटेल पूर्वक बता दूं मैं इसका। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके साथ स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठता हो तो वह आदेश मतलब शत्रुदादेश कहलाता है। जैसे कि मैं बता दूं, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यह ई के स्थान पर यह का आदेश हुआ है, मतलब प्रयोग हुआ है। संस्कृत पढ़ रहे हम तो बिल्कुल संस्कृत की भांति बोलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी शब्द की अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण को क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं, संहिता कहते हैं, उपधा वर्ण कहते हैं, आगमन वर्ण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उपधा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधा वर्ण कहते हैं। तो इसका डिटेल पूर्वक जानेंगे हम लोग। किसी शब्द के अंत वर्ण से पहले के वर्ण को उपधा कहते हैं, मतलब उपधा वर्ण कहते हैं। जैसे चिंत में त अंतिम वर्ण है, उसके वर्ण में न उपधा है। महत में अंतिम वर्ण त दिख रहा है आपको, अंतिम वर्ण कौन सा है? त से पूर्वावती ह भी दिख रहा होगा आपको, मतलब उसके पहले का वर्ण कौन सा है? ह। विद्यमान उपधा संज्ञक है, मतलब संज्ञा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विसर्ग में स श का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रतिपादिक, उपचार, संयोजक, आदेश क्या कहलाएगा मित्रों? तो यह कहलाएगा उपचार। क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, डिटेल जान लेंगे। विसर्ग के स्थान में श, शरोते का श, षटकोण का श, इसे कितने श होते हैं? हमारे पास होते हैं 3 श। का प्रयोग उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। वर्णों के अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं, संयोजक कहते हैं, संहिता कहते हैं,
सहचार्य कहते हैं, तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। कुछ डिटेल पूर्वक बता दूं मैं। वर्णों के अत्यंत समीपता को संयोजित संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे वा धन इस क्या होगा? जैसे क्या होगा? वा धन इश होगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो इसे आपको कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करना है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी शब्द की अंतिम स्वर और उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं? घ कहेंगे, टी कहेंगे, निष्ठा कहेंगे, संप्रशासन कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे मित्रों? इसे कहेंगे टी। इस तरह से क्या कहेंगे? टी कहेंगे। अब उसका डिटेल पूर्वक मैं बता दूं आपको। किसी भी शब्द के अंत स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन होता है उसे टी कहा जाता है। जैसे मैं उसका उदाहरण भी आपको बताऊंगा। उसका उदाहरण है जैसे मनस में मस देखिए नीचे हलंत है और न में भी हलंत है। अश यदि दो स्वर है तो उसके अंत न के बाद अ है। न के बाद क्या है? हाँ है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा क्या है? तो यह क्या है? ग है, टी है, स्वर्ण है, प्राज्ञा है। तो इसका उत्तर क्या है? मतलब इसका आंसर क्या है? तो क्या है? घ है। तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा घ होती है। क्या होती है? घ होती है। आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको डिटेल पूर्वक समझाऊंगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 6। तो संज्ञा के मैं भेद बता दूं आपको। संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो यह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब करेंगे 33वें नंबर की बात। तो साथियों देखिए, वह संज्ञा जिसका गुण, क्रिया, दशा, अवस्था एवं व्यापार का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, स्वयंरात संज्ञा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। कौन क्या होगा राइट आंसर? इसका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण भी जान लेंगे। भाववाचक संज्ञा गुण, क्रिया, दशा, अवस्था एवं व्यापार का बोध होता है। मतलब इसमें व्यापार, दशा, गुण का बोध होता है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता दूं। मधुरता, सुंदरता, प्रसन्नता, निर्धारिता, जो यह है इसके उदाहरण और इसके जो है एग्जाम्पल है। बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की। रचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के स्थान भेद है। मतलब कितने भेद हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो मित्रों साथियों कितने हैं? 2 है। अब वह कौन से है मैं आपको बताऊंगा। तो रचना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। आपको इसे नोट डाउन करना है। स्वरात्मक संज्ञा और व्यंजनात्मक संज्ञा। साथियों थोड़ा डिफरेंस है हिंदी और संस्कृत में, और व्याकरण में ही थोड़ा फर्क है। तो आपको इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो एक आंसर होगा जिसमें से कितने हैं? 7। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। मैं आपको डिटेल पूर्वक भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और जो है हमारे चैनल को फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं। अब मैं 7 जो है भेद उनके बारे में बताऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शकवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न
वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो साथियों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन करें। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्राथमिक शिक्षक लिखित परीक्षा की इम्पोर्टेंट यह पीडीएफ हमने बनाया है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिन सर्वनाम के द्वारा वक्ता श्रोता अन्य का बोध हो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, दर्शकवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। जिन सर्वनाम के द्वारा वक्ता श्रोता अन्य का बोध होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अस्मद, युष्मद और तद, यह जो है उदाहरण है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और क्लासेस को आप लोग ही शेयर कीजिए, क्योंकि सभी साथियों को पता लगे कि समाधान स्टडी आपके साथ खड़ा है। जिन सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों इसका आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं बताऊंगा। विद्यालये कश्चित् बालकः पठति, सर्वोभय भार्गो पुरुषा स्त्रिय च आगतः। यह जो है इसके एग्जाम्पल है। बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं? तो साथियों यह जो होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वह कौन कौन से होते हैं? तो यह है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब बढ़ते हैं 39 नंबर की क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है? संज्ञा, भक्ति, कला, गिरी। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा गिरी। क्या होगा मित्रों? राइट आंसर होगा गिरी। पुल्लिंग शब्द मैं कुछ उदाहरण भी आपको बताऊंगा, तो इसे आपको नोट डाउन करना है। पुल्लिंग शब्द के निम्न उदाहरण भी आपके लिए लाया हूं मैंने। पाकः, त्यागः, कर, सचर, गोचर, लोक, मास, गोपा। इस तरीके से यह जो है उदाहरण है आपके 10-15 आपके उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक लर्न करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो साथियों बढ़ेंगे हम लोग 40 नंबर की क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग का उदाहरण है? दूधी, रवि, बुद्ध और अग्नि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। क्या होगा? स्त्रीलिंग का उदाहरण है बुद्धि। और कुछ स्त्रीलिंग के उदाहरण हमने फिर से आपके लिए रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साथियों आपका एक क्वेश्चन से ही आपको 2-3 नंबर मिल जाए, क्योंकि इसके द्वारा भी आपको अलग अलग जानकारी हम लोग देते रहेंगे। कला, निशा, धूली मतलब धूर, मति, बुद्धि, गति। इस तरीके से साथियों अलग अलग आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नपुंसकलिंग का उदाहरण है? मति, गति, तधि और श्रुति। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा तधि। क्या होगा? तधि जो है नपुंसकलिंग का उदाहरण है। अब नपुंसकलिंग भी मैं आपको बता दूं। मित्र जो है नपुंसकलिंग है। मुक, नक्ष, बीज, तृण, गण, गगन, ज्ञान। दूधी मतलब होता है दही। आपको ध्यान रखना है दूधी मतलब क्या होता है? दही। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा साथियों। तो इस तरीके से अक्षी मतलब होता है आंख। तो इस तरह से विभिन्न आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम्पल भी आएंगे, तो बिल्कुल साथियों डरिएगा नहीं, आपको सिंपल तरीके से समझाया जाएगा।
संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो मित्रों कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। अब वचन कौन कौन से होते हैं? तो होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें राम, राम, रामम इस तरीके से विभक्ति आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखने को मिली, जो आपको अंतिम में मैं डिटेल पूर्वक पढ़ाऊंगा। बिल्कुल साथियों, 2 मिनट में आपको ऐसी याद करवा दूंगा कि आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। राम, रामम, राम, रामे इस तरीके से बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 होते हैं, 2, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 8 होते हैं। तो यह होते हैं 3 भेद होते हैं संधि के। आपको इसे नोट डाउन करना है। अभी नॉर्मली आपको ग्रामर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद में आपको पूरी डिटेल पूर्वक ग्रामर पढ़ाऊंगा। आप भी पता तो चले हमें, और आपको कुछ क्वेश्चनों में डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इसका आंसर रॉन्ग है और इसका आंसर ये होना चाहिए। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे। संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और हल संधि, मतलब विसर्ग संधि। ऐसा इस तरीके से जो है संधि के उदाहरण है। बढ़ूंगा आप। यदि हास्य और दीर्घ स्वर के पश्चात स्वर्ण हास्य अथवा दीर्घ स्वर आए तो दोनों के योग से कौन सी संधि बनेगी? तो यह बनेगी स्वर संधि। कौन सी बनेगी? स्वर संधि बनेगी। आगे बढ़ूंगा, आपको कुछ बताऊंगा इसके बारे में। यदि हास्य स्वर अर्थात दीर्घ स्वर के पश्चात स्वर्ण हास्य अथवा दीर्घ स्वर आता है तो दोनों के योग को स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो यह है साथियों दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। पूरा मैं आपको इसे समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। तो आप लोग बस अंत तक बने रहे। यद्यदन अपि बराबर यद्यपि होगा, यह दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा रविंद्र में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि होगी या अयादि संधि होगी या दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि होगी। तो साथियों यह जो है रवि धन इंद्र बराबर होगा रविंद्र। दीर्घ संधि क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। इसे आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है। आगे बढ़ूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। विष्णुदेह में कौन सी संधि है? तो मैं आपको बताऊंगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो विष्णु धन उदय बराबर विष्णुदय में दीर्घ स्वर संधि है। तो मैं अभी आपको दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल बता रहा हूँ साथियों। और आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मृतनम में कौन सी संधि है? तो मृतनम में होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। मृतधन रसनम बराबर मृतनम क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। तो साथियों हम इतने ही आज क्वेश्चन करेंगे। 25-25 आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके बताएं, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी एमपी टेट वाले स्टूडेंट, सी टेट वाले स्टूडेंट, यूपी टेट वाले स्टूडेंट और अदर एग्ज़ाम जो निकलती है, एग्ज़ाम जो टीचर से रिलेटेड हो, तो सभी साथियों को ग्रुप में शेयर करें। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत और बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है हमसे जुड़े और हमारा प्यार आप पर बने रहे। हम चाहते हैं आप लोग जल्दी से सिलेक्शन ले ले और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे आपको अगले टॉपिक में और अगले तरीके से आपको समझाएंगे। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।